हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। हम आज आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर, जो कि है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक हमने पढ़ा था कि क्या है ये यार, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रही हैं। हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। क्या क्या हमने अभी तक 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। एक तो वेपर प्रेशर वाली और एक पढ़ी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली। आज 3rd कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज वैसे हम 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों को कवर करेंगे। आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। उसके बाद एक टॉपिक आएगा, वो है वैन हॉफ्स फैक्टर। लास्ट लेक्चर होगा उसका। आज पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले एक बात बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता था यार, ऐसे ही कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होता होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट सर वो पॉइंट होता है जिस पर जाकर कोई भी चीज़ फ्रीज कर जाती है, जम जाती है, लिक्विड सॉलिड बन जाता है। ऐसा ही तो होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। बट अगर हम इसको वेपर प्रेशर के हिसाब से देखें तो उसकी डेफिनेशन बनती है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर या इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर is equal for solids and liquids। यार सॉलिड्स और लिक्विड्स का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया यार। किसी भी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का इज इक्वल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ अ सबस्टांस, ऐसे लिख लो। चलो, किसी भी सबस्टांस की सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का वेपर प्रेशर जब बराबर होगा, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म है उसकी, ये लिक्विड फॉर्म है मान लो, इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। जब इसका वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, एक वैल्यू आएगी जब सेम होगा, तो वो पॉइंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। या आप ऐसा बोल सकते हो यार, freezing point is the temperature at which solid and liquid form of a substance is in equilibrium। जब लिक्विड और सॉलिड की फॉर्म इक्विलिब्रियम में होंगी, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ, एक ही बात बोल रहा है, ये दोनों डेफिनेशन से एक ही बात बोल रही हैं, सिर्फ बोलने का तरीका अलग है। आप इसको याद रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये आपको आसान भी लगेगी कि जब किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फेज और लिक्विड फेज, दोनों फेसिस का वेपर प्रेशर एक ही होगा। जैसे सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर, मान लो किसी का वेपर प्रेशर है 2 एटम, उसकी लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर भी 2 एटम हुआ, यानी कि ये जो जिस फेज पे ये हुआ, ये इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे दोनों वेपर प्रेशर इक्वल हुए, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आई बात? पक्का? चलें आगे। ठीक है जी। तो इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया। अच्छा, मुझे बात बताओ, हमने जब एक्सपेरिमेंट किए तो हमने ये चेक किया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट एक सॉल्वेंट का है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कौन ज़्यादा होगा यार? कौन ज़्यादा होगा? सोच के बताना कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा। जैसे यार बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था, बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखा था, हमने देखा था कि जो आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ज़्यादा होता है। एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता था ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा आ रहा था क्योंकि उसमें एक सॉल्यूट था जो क्या था, नॉन वोलेटाइल था। समझ रहे हो? तो अभी भी क्या होगा, उसको बोलते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, किसका? सॉल्यूशन का।
यानी कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा ज़्यादा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा कम। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा कम। समझ में आ रही है? इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो यार, बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहा था, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा था, उसको बोलते थे एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग था, सॉल्यूशन हो गया था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था। अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो उसकी डिप्रेशन हो रही। याद रखो कि डिप्रेशन कम होना, एलिवेशन बढ़ना, ठीक है, पक्का। तो इसका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, यानी कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ओके, ठीक है जी। इसको समझने के लिए यार एक ग्राफ दे रखा बुक में, उसको समझो वो क्या क्या कहता है। ये ऐसा ग्राफ है कि ये तो टेम्परेचर है इधर, ठीक है, और इधर क्या है, प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है ये, वेपर प्रेशर, सही है। ये ग्राफ है ऐसा, मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है ये, एक मिनट नोट कर लो, इसको नोट कर लो। देखो ये तो है लिक्विड का, ये तो लिक्विड फेज़ है किसी भी सब्सटेंस का। फिर एक टेम्परेचर आएगा, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जिस पे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये है लिक्विड फेज और ये है सॉलिड फेज, ये है सॉलिड फेज, ये है इक्विलिब्रियम फेज, और ये है सॉल्यूशन। ये किसका लिक्विड फेज है, सॉल्वेंट का। जो सॉल्वेंट है उसका लिक्विड, और जब वो सॉल्वेंट सॉलिड बन गया, सॉलिड सॉल्वेंट है ये, यहाँ से यहाँ तक लिक्विड सॉल्वेंट है, ए से बी लिक्विड है सॉल्वेंट, बी पर इक्विलिब्रियम आया, लिक्विड सॉलिड बन गया, है ना, फ्रीज हो गया। फिर बी से सी गया तो ये है सॉलिड का कर्व, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व। समझ में आ रही है बात, पक्का। देखो एक टाइम आएगा जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, कब, जब ए लिक्विड सॉलिड बना, हमने बात पढ़ी थी ना ये, सही है। जिस पॉइंट पे, इसको यहाँ से हटा दे, यहाँ लिखता हूँ, सॉलिड फेज किसका है, लिक्विड सॉल्वेंट का, याद रखोगे। देखो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड बना, प्योर सॉल्वेंट, कौन, सॉल्वेंट सॉलिड बन गया, लिक्विड था अभी सॉल्वेंट, अभी सॉलिड बन गया, तो ये टेम्परेचर हुआ, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा फ्रीजिंग। ये फ्रीजिंग पॉइंट है ना यार, किसका, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है ना, जहाँ पर इक्विलिब्रियम आया था। और ये पॉइंट क्या है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है जब वेपर प्रेशर और इसका सॉल्यूशन का और इसका दोनों का वेपर प्रेशर सेम हुए, वही तो होता है ना। जब इसका और इसका वेपर प्रेशर सेम हुआ तो ये पॉइंट आया, जब सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का हुआ तो ये पॉइंट आया, सही है। तो ये हुआ TF। तो हमने देखा कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये देखो ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है तो ये कम है, तो यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, ऐसा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, ये। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट याद होगा, वो था ये TB माइनस T0B, याद होगा। इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था ये। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, प्योर सॉल्वेंट का कम था, तभी तो बढ़ा। अभी क्या है, प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, तो चेंज ये हुआ। जब सॉल्यूशन का ज़्यादा था तो चेंज ये था। समझ में आ रही, दोनों को इंटर रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ सोल्यूट पे, याद है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई सर, हमने मान लिया कि यार ये डिपेंड करेगा कि ये ज़्यादा होगा, एलिवेशन डिप्रेशन होगा, बट ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों हुई समझो। देखो मैं बोलता हूँ कि जो डेल्टा TF है, मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा, वो डिपेंड करता है मोलैलिटी पे। किस पे, मोलैलिटी। ये क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी क्या होती थी, मोलैलिटी होती थी, क्या होती थी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, याद होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये क्या है, मोलैलिटी। तो ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, तो ये क्या हुई, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा KF इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले आऊँगा इंटू M। इस कांस्टेंट को बोलते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में आ रहा था TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ये था
एलिवेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन एलिवेशन कांस्टेंट था ये, और ये क्या होगा, ये डिप्रेशन कांस्टेंट होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलल, कौन किसको, केएफ को, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको एक और नाम है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे यार केबी को बोलते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और दूसरा नाम था उसका दूसरा नाम था एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आ रही बात, दो फॉर्मूले, एक ये डेल्टा टी एफ, एक ये। जैसे यार उसके न्यूमेरिकल्स किए थे ऐसे सेम डिट्टो, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की जगह फ्रीजिंग पॉइंट गिवन होगा, बोलेंगे सोल्यूशन में डाल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट कम ज़्यादा होगा जैसे बॉइलिंग पॉइंट, सेम ऐसा ही। कभी कभी क्या होगा कि वैसे तो के एफ की वैल्यूज आपको गिवन होंगी ज़्यादातर, बट कभी कभी क्या होगा कि के एफ की वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, तो हमने ऐसे बॉइलिंग पॉइंट में भी के बी की वैल्यू निकाली थी फॉर्मूला से, ऐसे ही इसका भी एक फॉर्मूला नोट कर लें। इसको बोल सकते हैं के एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट अपॉन 1000 एल एफ, या इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं, एम आर टी नॉट 1000 डेल्टा फ्यूजन एच। सही है, इसको ऐसे बोल, इसमें क्या है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टी नॉट क्या है, सॉरी ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, कौन सा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर। सही है, और क्या बचा, और क्या बचा, और क्या बचा, एम आर हो गया। एम क्या है, एम क्या है, मोलिकुलर मास, एम क्या है, मोलिकुलर मास किसका, सॉल्वेंट का। और क्या है, अच्छा एल एफ क्या है, एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये, कौन ये, अच्छा ये देखो एल एफ तो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिख रहा है क्या नीचे, पर लिख देता हूँ। डेल्टा फ्यूजन एच एफ क्या होगा, एच क्या होगा, ये होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट। समझ रहे हो फर्क, ये पर मोल ऑफ सॉल्वेंट है, एल एफ पर ग्राम हो, जो भी गिवन होगा, पर मोल गिवन है तो ये फॉर्मूला रखो, पर ग्राम गिवन है तो ये रखोगे। क्लियर है ना, फॉर्मूला सेम है, कुछ भी नहीं है। पर मोल के लिए मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दिया तो वो ऊपर चला गया, तभी तो ये फॉर्मूला बना। सही है, ओके ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, अगर के एफ की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो इनमें से बाकी चीज़ें गिवन होगी। देखो आर तो गिवन होगा ही, आर तो कांस्टेंट आप रख लोगे, टी नो टेम्परेचर गिवन होगा, और इन दोनों में से कुछ गिवन होगा, तो जो गिवन होगा वो वाला फॉर्मूला रख देना, के एफ आ जाएगा। 95% के एफ की वैल्यू गिवन होती है। कभी कभी आपसे पूछ लेंगे कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लें सॉल्वेंट का, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, तो मॉलिक्यूलर मास भी इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, कभी कभी मॉलिक्यूलर मास पूछ लेगा तो ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है। सही, ओके, समझ आएगी, ठीक है। अच्छा इसकी एप्लीकेशंस गिवन है बुक में यार, इसकी बुक में एप्लीकेशंस गिवन है, 2 एप्लीकेशंस है इसकी यार, कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हम करेंगे क्यों यार, हमें क्या मिलेगा किसी का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर कर, हमें क्या मिलेगा फ्रीजिंग पॉइंट कम कर कर, 2 चीज़ें मिलेंगे हमें यार, बहुत फायदे होते हैं अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देंगे। देखो सबसे पहला फायदा है इसकी एप्लीकेशन है इन मेकिंग एंटी फ्रीज मिक्सचर। क्या, एंटी फ्रीज मिक्सचर्स, इसका क्या मतलब हुआ यार, हमने ऐसे मिक्सचर्स बनाने हैं जो फ्रीज ना हो जल्दी जल्दी, लेट फ्रीज हो, ऐसे सॉल्यूशन जो लेट फ्रीज हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, कार देखिए ना, कार होती है ना, कार में रेडिएटर होता है, रेडिएटर क्या करता है, कार के इंजन को ठंडा करता है, पानी होता है उसमें, वो इंजन के आसपास घूमता रहता है, उसको ठंडा करता है, बेसिक सी बात है ना, ठीक है। अब जो यार सब जीरो डिग्री टेम्परेचर्स होते हैं, जहाँ पे सब जीरो मतलब जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, ऐसी जगहों में चले जाओगे आप, ठीक है, जैसे आप लेह में चले जाओगे, लद्दाख चले जाओगे, केलांग चले जाओगे, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादातर साल में ना माइनस में रहता है। तो यार माइनस में टेम्परेचर रहता हो तो क्या होगा, पानी तो जम जाएगा यार, तो कार तो वर्क नहीं करेगी। अगले दिन उठोगे, आज ऑन करके रखी, तो अगले दिन तुम्हें कार स्टार्ट नहीं होगी, पानी जम गया उसके अंदर, स्टार्ट ही नहीं होगी, तो क्या करोगे ऐसा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाते हैं। एंटी फ्रीज मिक्सचर क्या करते हैं, हम ना पानी के अंदर ऐसी चीज़ डाल देंगे जिससे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए,
डिप्रेशन आ जाए फ्रीजिंग पॉइंट में और नीचे चला जाए। मान लो पानी कितने 0 डिग्री पे जमता है, मैं उसमें ऐसे ही डालूंगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाए, और कम मान लो -20 हो जाए। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कितना कम करना मेरे को, तो -20 हो जाएगा, भी टेम्परेचर है तब -10, तो -10 पे नहीं जमेगा। सही है, तो ये एंटी फ्रीज मिक्सचर बना दिया हमने कि जल्दी ना जमे, डिप्रेशन उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया जाए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया जाए। ठीक है, अब आप पूछोगे सर डालते क्या है? डालते हैं पानी में हम इथाइल ग्लाइकोल डाल देते हैं। इथाइल ग्लाइकोल क्या करने के लिए? एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाने के लिए। समझ में आया? पक्का? अच्छा, एक और बात है, हम क्या करते हैं, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। यार बर्फ़ पड़ी है, पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी है, बर्फ़ जम गई, टेम्परेचर अभी बहुत कम है, तो बर्फ़ पिघलेगी भी नहीं। बर्फ़ कैसे पिघलेगी? जब बर्फ़ को हीट मिलेगी। अभी टेम्परेचर 0 डिग्री है मान लो, तो बर्फ़ तो पड़ी रहेगी, क्यों पिघलेगी यार? 0 चाहिए उसको, 0 है, तो हमें उसको जल्दी पिघलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम उसको क्या करेंगे, आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, हम ना सड़क के ऊपर नमक गेर देते हैं। नमक, बर्फ़ के ऊपर नमक गेर देंगे। नमक क्या है यार? कॉमन सॉल्ट, NaCl। ये क्या करता है? ये क्या करता है, बर्फ़ को जो वो है क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, वो कम कर देता है, और कम कर देगा। अभी बर्फ़ 0 डिग्री पे जमी हुई है, तो वो चाहेगी कि और कम पे जमे, -10 डिग्री पे जमे। फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया। अब इतना टेम्परेचर तो है नहीं, है तो -5 डिग्री उस टाइम पे मान लो, तो अब बर्फ़ जमेगी? नहीं जमेगी। अब ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? अरे यार बर्फ़ का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया, बर्फ़ 0 डिग्री पे जमती थी, हमने क्या किया, नमक गिर दिया। नमक क्या करेगी, उसका डिप्रेशन कर देगी फ्रीजिंग पॉइंट में। डिप्रेशन का क्या मतलब हुआ? डिप्रेशन का मतलब हुआ उसने उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया तो उसका फ्रीजिंग, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं होता कि पूरा माइनस भी जाएगा, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितनी में नमक गिरी, क्या है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं। तो मान लो मैंने 0 से -10 डिग्री कर दिया, अभी टेम्परेचर है -5 डिग्री, तो बर्फ़ क्या होगी, अभी पिघलेगी। क्यों? क्योंकि यार उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो -10 डिग्री हो चुका है। अब वो -10 डिग्री पे है नहीं, अब -5 पे, तो अब पिघल जाएगी। तो क्या करते हैं दूसरी एप्लीकेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड। नमक गिर देते हैं। नमक क्या करेगा, एक सॉल्यूशन बना देगा। या नमक क्या है, एक सॉल्यूट है, जो क्या है, नॉन वोलाटाइल, तो डिप्रेशन ले आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। समझ में आ रही बात? ओके, ठीक है जी। अगला टॉपिक है, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको कैसे समझोगे? अच्छा, इसको डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से। प्रेशर है ये, पी भी लिखते हैं कहीं, पर हम पाई लिखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई। अच्छा, ऑस्मोसिस तो पता होगी क्या होती है? ऑस्मोसिस सर पढ़ी थी 10th क्लास में, वो क्लोरोफिल में कुछ होता था, पत्तों में ऑस्मोसिस हमने पढ़ी थी, है ना, ऐसी भूल गए सर अब तो। अच्छा चलो, ऑस्मोसिस छोड़ो, मुझे डिफ्यूज़न बताओ क्या होती है। डिफ्यूज़न क्या होती है? मैं इसको इतना पिला दूँ, तुम बताओ डिफ्यूज़न क्या होती है? डिफ्यूज़न? सोचो, डिफ्यूज़न क्या होती है सर? ठीक है जी। अरे डिफ्यूज़न क्या प्रोसेस होता है? डिफ्यूज़न होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब सब्सटेंसेस, गैसेस जाती हैं, तो उसको डिफ्यूज़न बोल लेते हैं। गैस, यहाँ पर प्रेशर है, मान लो एक बॉक्स है, यहाँ पर प्रेशर है 10 atm और बाहर प्रेशर है 1 atm। मैं यहाँ पर होल कर दूंगा तो गैस बाहर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि सर जगह मिल गई? नहीं, इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर प्रेशर कम है। तो गैस या कोई भी सब्सटेंस हाई प्रेशर जोन से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना पसंद करता है। कोई भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना पसंद करता है, या हाई प्रेशर से गैसेस की टर्म में लगा लो, लो प्रेशर की तरफ जाना पसंद करेगा। सही है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस भी ऐसी ही होती है। ऑस्मोसिस भी ऐसी होती, मान लो जैसे यार देखो, मान लो कि ये है, मैंने क्या किया, इसमें एक यहाँ पर लिया वाटर, यहाँ पर लिया H2SO4 ले लो, चलो
या कुछ भी ले लो, है ना। ये सॉल्वेंट हुआ, ये हुआ सोल्यूट हुआ। अच्छा, सोल्यूट का मतलब तो पता ना, सोल्यूट क्या होता है, जो घुल जाता है। अच्छा, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की बात हुई तो क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा? किसी सॉल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन है, मैं बोलूँ उसकी कंसंट्रेशन हाई है तो क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स है ना, हाई कंसंट्रेशन है तो सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हो रहे हैं। कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मतलब है सोल्यूट बढ़ रहा है, सॉल्वेंट कम हो रहा है। जैसे यार ये देखो, ये पानी है, ये मिक्सचर है पानी और सॉल्ट का, पानी और सॉल्ट। इसमें बोलता हूँ 10 लीटर पानी है, 10 ग्राम सॉल्ट है। अब क्या हुआ, 9 लीटर पानी और 100 ग्राम सॉल्ट, 8 लीटर पानी 200 ग्राम सॉल्ट। कंसंट्रेशन जहाँ पर सोल्यूट की ज़्यादा होगी, ये मैं बोलूँगा ये हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में ये कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की ज़्यादा है क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है। समझ रहे? कंसंट्रेशन हाई का मतलब होता है सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हों। समझ में आ रही है? तो ये जाएगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो ऐसा होगा जब यहाँ पर मेम्ब्रेन होगी पतली सी तो सोल्यूट का पार्टिकल इधर भागने की कोशिश करेगा, इधर हाई कंसंट्रेशन है तो उधर जाएगा। क्या सॉल्वेंट भी इधर आएगा? क्या सॉल्वेंट भी इधर आएगा? आएगा सर, आएगा पक्का ना। ये तो हुई डिफ्यूज़न की बात यार, ये तो हुई डिफ्यूज़न की बात। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस के लिए समझो। जैसे यार मैं बोलूँ एक ये कंटेनर है और इसके बीच में मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाऊंगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मतलब ये बहुत सारा कुछ नहीं आर पार जाने देगी, बहुत छोटे छोटे इसमें होल्स होंगे, ठीक है, बहुत छोटा कंटेंट जाने देगी, बड़ा नहीं जाने देगी। तो इसमें एक साइड है सोल्यूट या सॉल्वेंट, एक साइड है सोल्यूट, एक साइड है सॉल्वेंट, एक साइड है सोल्यूट। तो क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से उधर जा सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल इधर से उधर नहीं आ सकते। अरे यार सर, कंसंट्रेशन तो सोल्यूट की हाई है, मुझे पता है, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स, क्योंकि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज होगा बड़ा, साइज होगा बड़ा, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएंगे। सॉल्वेंट के पार्टिकल होते छोटे तो वो इधर से उधर जा पाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लग जाए और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही सिर्फ इधर से उधर जा सकें पर सॉल्यूट के उधर से इधर ना आ सकें, ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आया? देखो एक और बात समझो। अच्छा, इसको बोलते हैं कि द नेट, लिखना ही पड़ेगा यार, द नेट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाए जो, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इज नोन एज ऑस्मोसिस। देखो सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं मूव कर रहे, सॉल्वेंट के पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। देखो सॉल्वेंट उधर से गया, आप बोलोगे सर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, सॉल्वेंट को सॉल्यूट से नहीं लेना। सॉल्वेंट बोलता है कि मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादा यहाँ, उधर मेरी कंसंट्रेशन कम है, तो मैं यहाँ से वहाँ जाऊँगा, उधर किसी और की ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूट को इधर से इधर आना था क्योंकि सॉल्यूट सारा था यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन, इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो, इधर आता जाएगा तो एक टाइम पे बैलेंस हो जाएंगे कंसंट्रेशन, तो फ्लो होना बंद हो जाता है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से, इधर देखो सॉल्यूट हाई, इधर सॉल्वेंट हाई नहीं, नो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्यूट है, तो इधर सॉल्वेंट जीरो है, यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, सॉल्यूट अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। अपनी अपनी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। बट सॉल्यूट यहाँ से नहीं आ पाएगा क्योंकि बीच में एक SPM लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
जो सोल्यूट के पार्टिकल्स को बड़े होने के कारण रोक देगी, पर सॉल्वेंट के पार्टिकल छोटे हैं तो वो इधर से उधर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन है कम, जीरो है, कमी मान लो जीरो है तो कमी तो हुई, जाते रहेंगे, टाइम आएगा कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी तो फ्लो रुक जाएगा। तो क्यों फ्लो करेगा? हाई लो कंसंट्रेशन वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, तो बराबर कंसंट्रेशन है, अब जाएगा ही नहीं। क्लियर आई बात? पक्का? ठीक है। ये है ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है अभी वो समझेंगे, अभी ऑस्मोसिस समझना बड़ा जरूरी था। समझ में आई बात? ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। किसकी बात करते हैं जी? ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा समझो। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या करेंगे, एक मिनट, देखो जी, देखो हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ऐसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये रहा सॉल्यूशन, और इधर है सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट पड़ा, प्योर सॉल्वेंट है इधर, और इधर है सॉल्यूशन, सही है। और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सही है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना एक पिस्टन लगा रखा मैंने, सही है। देखो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट इधर कम है, इधर प्योर सारे का सारा सॉल्वेंट, इधर सॉल्वेंट है बट कम है ना। इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होंगे ना, A+B सॉल्यूशन में, बट इससे तो मुकाबले कम हो गए तो सारा ही सॉल्वेंट है। यहाँ पर कुछ सोल्यूट भी है तो सॉल्वेंट इधर कम हुआ, इधर ज़्यादा हुआ, तो सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा, यही तो ऑस्मोसिस है, तो इधर से इधर जाएगा पक्का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा उस टाइम पे, इधर से इधर क्यों जाएगा, क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा इधर प्रेशर कम, इधर प्रेशर ज़्यादा इधर प्रेशर कम, है ना, या कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा इधर कम। तो मैं क्या करूँगा, इधर से ना एक प्रेशर मारना स्टार्ट करूँगा, यहाँ से एक प्रेशर लगाऊंगा, पिस्टन दबाऊंगा तो अंदर प्रेशर बनेगा। अब उतना प्रेशर जब बन जाए कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इधर से इधर आने से रोक ले, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन वाला सिस्टम खत्म। तो इतना प्रेशर बनाऊं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर आना रुक जाएं, इतना प्रेशर मैंने जनरेट कर दिया। जो इधर मैंने इतना प्रेशर हुआ जिसके कारण मैंने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर आना रोक दिया, जो प्रेशर इससे जनरेट किया उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आ रही बात? मैं प्रेशर बनाऊंगा कि ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आना रुक जाए, क्योंकि इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, तो दोनों तरफ प्रेशर बराबर करने के लिए इधर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करूँ, इसके बराबर लेके आऊँगा तो ये मूवमेंट कैंसिल हो जाएगी। क्यों यार, हाई प्रेशर से लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ तो चलते हैं। समझ में आया? इसको बोलते हैं, ये जो प्रेशर मैंने जनरेट किया ताकि सॉल्वेंट की फ्लो इधर से इधर आना रुक जाए, उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द मिनिमम प्रेशर applied on the solution side to prevent the flow of solvent particles through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो अगर मैं प्रेशर ना लगाता तो सॉल्वेंट इधर से इधर आता, कंसंट्रेशन का फर्क था। अब मैंने प्रेशर बना दिया तो यार ये रुक जाएगा। ये जो प्रेशर मैंने लगाया इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमने देखा ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। समझो, मोलैरिटी नॉट मोलैलिटी। पहले वाले सारे मोलैलिटी की बात कर रहे थे, अभी मोलैरिटी से बात कर रहा है। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर्स। याद होगा, इन लीटर्स, यानी कि N/B। याद रखना, N/B। तो मैंने देखा कि ये परपेंडिकुलर है मोलैरिटी के, ये परपेंडिकुलर है टेम्परेचर के, ये परपेंडिकुलर है टेम्परेचर के। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दोनों के तो हुआ, सही है। इसको रब कर दूँ ना, ठीक है। मोलैरिटी के परपेंडिकुलर कह रहा हूँ यार, मोलैरिटी के क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल। अरे टेम्परेचर होगा केल्विन में,
ठीक है, टेम्परेचर लेना केल्विन में, ठीक है। तो इसको मैं कांस्टेंट लेकर आऊँगा जिसको बोल दूंगा मैं RMT, पाई इज इक्वल टू RMT। ये R क्या हुआ, ये हुआ गैस कांस्टेंट, M क्या हुआ, M हुई मोलैरिटी, T क्या हुआ, T हुआ टेम्परेचर, और पाई क्या हुआ, ये हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया, पाई इज इक्वल टू MRT, पाई इज इक्वल टू MRT। ये गैस कांस्टेंट है 8.314 किलो कैलोरी पर मोल, याद होगा ना R की वैल्यू, सही है। तो ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये मोलैरिटी पे डिपेंड करती है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, कहाँ गया, ये रहा, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मैं इसकी जगह मोलैरिटी की जगह वैल्यू रख दूं, पाई इज इक्वल टू R इंटू नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू T। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई V इज इक्वल टू NRT। ये याद आया यार कुछ, PV इज इक्वल टू NRT। P प्रेशर था, V वॉल्यूम था, N मोल्स थे, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम, N मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। गैस इक्वेशन जैसा नहीं है ये कुछ, ठीक है। तो पाई V इज इक्वल टू NRT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन है, काम आएगी, इसको नोट कर ले। इस इक्वेशन का एक और नाम भी है, आगे वैन हॉफ फैक्टर पढ़ोगे तो इसलिए सुन लो, इसको बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन, सही है, पक्का। क्वेश्चन करें एक, क्वेश्चन लिखो जी, क्वेश्चन करेंगे एक, मार्कर गिर गया। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर which has osmotic pressure of 2.46 atm और क्या है, टेम्परेचर गिवन है एट 300 केल्विन। क्या अगर निकालनी, कंसंट्रेशन निकालनी है शुगर की, पक्का, ठीक है, करो। अच्छा, एक बात और याद रखना, जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक में गिवन हो, ठीक है, तो आप R की वैल्यू लोगे 0.0821, याद होगी, हम 8.314 लेते थे ना, वो डिग्री वाली है, लेंगे लीटर एटमॉस्फेरिक ATM, यूनिट क्या है इसकी, पर केल्विन पर मोल। जब एटम में प्रेशर हो, याद रखना, करूँ क्या, अरे यार फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू MRT। MRT क्या, ये क्या कंसंट्रेशन ही तो होती है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, यही तो कंसंट्रेशन होती है। मोलैरिटी निकालनी है, निकाल दो, पाई गिवन है, मोलैरिटी मुझे निकालनी, यही तो कंसंट्रेशन है, 0.0821 इंटू 300 केल्विन। क्या यार, कुछ भी नहीं है। M की वैल्यू सॉल्व करोगे 2.46 डिवाइडेड बाय 1 2 3 0 हटा दो 2.1, सॉरी 300 भी तो है ना इसके साथ, ये इधर आ जाएगा 2.1 300, ठीक है जी, पक्का। और अच्छा, ऐसा मत करो इसको, ये लो पूरा ही रहने दो इसको, 0.821, इसका आंसर आएगा 0.1। 0.1 क्या, कंसंट्रेशन आ गई। अगर मास पूछ लिया जाता, अच्छा अगर इसका मास पूछ लिया जाता तो क्या करते, मोलैरिटी ये थी तो मास कैसे निकालते, मोलैरिटी इज इक्वल टू N अपॉन, सॉरी वॉल्यूम पूछ ली जाती है, N अपॉन V, N रख देते, नंबर ऑफ मोल्स निकालते। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल लोगे, M अपॉन M डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू M। मोलिकुलर मास निकाल लेते शुगर का, क्या होता है फॉर्मूला, C12H22 और O11। शुगर यही होता है ना, मोलिकुलर मास निकाल लेते, इसका मास आ जाता। वॉल्यूम क्या लेना था, 1 लीटर ले लेते, वॉल्यूम क्या लेना था, 1 लीटर, गिवन नहीं है, हम 1 लीटर पे निकालते ना, कंसंट्रेशन पर लीटर पे निकालते, M आ जाता, सही है। अगर पूछ लिया जाता, पूछा नहीं इसमें, तो आप ऐसा ही करते हो कि क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, समझने के लिए कैसे पूछ सकता है यार, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला, मास है, मास गिवन है, गिवन मास जो होता है वो गिवन है कितना, मैं लिख ही देता हूँ। कोई सोल्यूशन है जिसमें उसका गिवन मास जो उसमें डिजोल्व है वो है जी
कितना है जी 1.26 ग्राम एक सोल्यूशन है, ठीक है। उस सोल्यूशन का वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है हमें 2.57 इंटू 10⁻³ बार में, ठीक है जी। और क्या गिवन है, और टेम्परेचर गिवन है कि सारा प्रोसेस 300 केल्विन पे हो रहा है, सारा प्रोसेस 300 केल्विन में हो रहा है। एक इतने का वॉल्यूम है, उसके अंदर इतना प्रोटीन डिजोल्व कर दिया, इतना डिजोल्व कर दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना हुआ, टेम्परेचर हुआ इतना, ठीक। बोला है मोलर मास निकालो, मोलिक्यूलर मास निकालो, मोलिक्यूलर मास। फॉर्मूला क्या होता है, पाई वी इज इक्वल टू NRT, याद होगा। हमें निकालना मोलिकुलर मास, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई वी इज इक्वल टू M/m इंटू R इंटू T। हमें M निकालना, M को इधर ले जाऊँ तो आएगा M इज इक्वल टू MRT/πV। ये फॉर्मूला लो, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। M है ये रहा, R है फिक्स्ड वैल्यू 8.314 लोगे, T है वो भी है, पाई है वो भी है, V है वो भी है। देखो अभी ये लीटर में लोगे ना, V को क्या करोगे, लीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक। उसकी क्या वैल्यू लोगे, R की, ये हो गया यार 0.0821 लीटर पर एटम पर मोल, ऐसी कुछ यूनिट होती है ना, जो भी होती है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ 0.2 लीटर बोल सकता हूँ ना इसको, सही है, नहीं बोल सकता। 1000 लीटर होते हैं ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, याद है। तो इसको डिवाइड करूंगा तो 0.2 लीटर आ जाएगा, पक्का। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, प्रेशर जो आएगा, जो भी ये आएगा, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ओके। अच्छा आंसर लिख दूँ, कितना आया, आंसर आया जी 61039 ग्राम पर मोल, ये आया। क्या आया ये, मॉलिक्यूलर मास। सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, समझ में आ जाएगा, पक्का, ठीक है जी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह की थी हमारे सिलेबस में, हमने चारों कर ली हैं। कौन कौन सी थी, एक तो वेपर प्रेशर वाली थी यार, है ना, ठीक। एक थी कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक थी आज जो करी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक थी ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद बच्चा एक वैंट हॉफ फैक्टर, उसको अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, दोस्तों को शेयर करें वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, ठीक। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।